हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि इफ़ आई एम ऑडिबल और विजिबल सब ठीक है। मैं चेक भी कर लेती हूँ एक बारी। सरोज देवी मैम प्लीज स्टार्ट, वी ऑल आर वेटिंग। ठीक है, आप वेट कर रहे थे, आई एम सॉरी। चलिए, आई होप आई एम ऑडिबल। जी ओके, चलिए आज का हमारा लेक्चर क्या रहने वाला है। आज का हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। ठीक है, स्लाइड देख के आपको पता लग जाता होगा कि आज का कौन सा एक्ट है। ठीक है, वैसे भी शेड्यूल भी हो जाते हैं लेक्चर्स। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के एमसीक्यूज करने से पहले इस एक्ट के बारे में समझ लेते हैं कि व्हाट इज दिस एक्ट। जैसे हमने सरफेसी एक्ट में किया था, पहले पूरा एक इंट्रोडक्शन ले लिया था, इस एक्ट में भी हम यही करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो एक्ट का जो हमारा टाइटल होता है ना, उसको तोड़ना होता है। उसको तोड़ के ही हमारा पूरा का पूरा एक्ट बन जाता है। उसका आपको बेसिक आइडिया पता लग जाता है कि इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। अब इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है और बैंकरप्सी का क्या मतलब होता है, आई होप सबको ये तो नॉलेज होगी। कितनी बार हमने सुना होता है कि ये बैंक जो है ये बैंकरप्ट हो गए, ये बैंकरप्ट हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, इंसॉल्वेंसी हो जाती है। तो इनके क्या मतलब है। इंसॉल्वेंसी का मतलब जब भी कोई पर्सन, कोई कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट्स हैं, बहुत ज़्यादा वो कर्ज में है और वो क्या कर पा रही है, वो दैट कंपनी इज अनेबल टू पे दैट डेट। वो अपने जितने भी डेट्स हैं उसको पे ही नहीं कर पा रही, अनेबल है, तो वो कंपनी क्या होती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाती है। वो पर्सन क्या हो जाता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, अब बैंकरप्सी क्या हुआ। बैंकरप्सी ये हुआ कि उस इंसॉल्वेंट पर्सन, उस इंसॉल्वेंट कंपनी को जब कोर्ट जो लीगल डिक्लेरेशन दे देती है कि हाँ भैया ये तो सच्ची में ही ये क्या है, ये बैंक जो है बैंकरप्ट, ये कंपनी जो है बैंकरप्ट हो गई है, इसके पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है, ये अपना उधार कैसे चुकाएगी। जब कोर्ट भी ये लीगल डिक्लेरेशन दे देती है ना, तो तब उस चीज को हम क्या कहते हैं, बैंकरप्सी, कि ये कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो गई है। समझ में आ गई इस बात को। तो आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। जब भी कोई कंपनी, एलएलपी, जब भी ये बैंकरप्ट हो जाती हैं तो इसकी प्रोसेस, उसके बाद की प्रोसेस क्या रहेगी, वही हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। वैभव गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो अब देखिए एक और बात हम देख लेते हैं कि ये एक्ट आया क्यों था, ये एक्ट क्यों आया, क्या नीड थी इस एक्ट के आने की। अब पहले क्या होता था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आने से पहले 2016 में ही आया है, अभी आया है। उससे पहले क्या होता था, देखिए कंपनी जब इनकॉर्पोरेट करती है, जब कंपनी बनती है, तो कंपनीज एक्ट में हमने पढ़ा है कि भाई जाएगी रजिस्ट्रार के पास जाएगी, एमओए लेके जाएगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लेके जाएगी और भी बाकी डिक्लेरेशंस लेकर जाएगी। तो कंपनी क्या बोलती है कि रजिस्ट्रार साहब ऐसा करिए, मेरे को तो कंपनी बनानी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ और प्लीज कंपनी बना दीजिए। रजिस्ट्रार भी सारी चीजें वेरीफाई करके कंपनी बना देता है। ठीक है, कंपनी तो बन गई, बी इट प्राइवेट कंपनी, बी इट पब्लिक कंपनी, कंपनी तो बन गई, कंपनी काम कर रही है, अपना बढ़िया काम कर रही है। कंपनी अब काम जब करती है तो कई बार अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए डेट्स भी उठाने पड़ते हैं। अब कंपनी डेट्स भी उठा रही है। ठीक है, मान लीजिए शिखा लिमिटेड कंपनी है, मैं अपना ही एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड शिखा लिमिटेड कंपनी। ठीक है, वो बढ़िया वो कंपनी बन तो गई, एंट्री तो हो गई कंपनी की, ठीक है, बन गई, काम भी कर रही है। अब मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत आई, तो मैंने क्या किया, मैंने डेट्स ले लिए। ठीक है, मुझे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए मैंने लोगों से डेट्स भी लिए। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए, मेरी कंपनी डूब गई, मेरा पैसा सारा खत्म हो गया। अब जो मैंने डेट्स लिए थे वो कैसे कवर होंगे। ठीक है, तो पहले क्या होता था, यही कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड चला जाता था, बोलियां लगती थी, और उसमें भी क्या होता था कि भाई कंपनी के एसेट्स भी
जब कंपनीज के एसेट्स बेचे जाते थे ना और जब इनकी बोली लगती थी, तो मान लीजिए अगर शिखापुरी लिमिटेड कंपनी के ऊपर डेट है 100 lakhs का, लेकिन इसको एसेट्स को जब बेच रहे हैं तब भी कितने की बोली लग रही है, 70 lakhs की, 50 lakhs की बोली लग रही है। तो बाकी जो बचा पैसा उसका क्या, वो कैसे होगा कवर? ठीक है, यही सब चीजें करते करते क्या रहता था, यही सब चीजें करते करते 5-6 साल ये सब लग जाते थे उससे पहले। तो इसीलिए ये कोड बना है कि एक प्रॉपर प्रोसेस होनी चाहिए, एक हमारा प्रोसीजर होना चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर, जिसके तहत क्या होगा, जिसके तहत हमारा ये जो जब बैंक्स जो हैं, जब कंपनीज जो हैं इंसॉल्वेंट हो जाती हैं, उसके बाद के प्रोसीजर उस अकॉर्डिंगली हुआ करेगा। ठीक है, अभी रिसेंटली अमेंडमेंट भी आई थी, उस अमेंडमेंट में भी क्या बोला गया था कि जो ऐसे एसेट्स होते हैं नॉन रेडिली रिलायबल एसेट, ठीक है, क्या होते हैं नॉट रेडिली रिलायबल एसेट्स। नाउ व्हाट इज दैट नॉट रेडिली? देखिए, नॉट और नॉन जो भी होता है, नॉट रेडिली रिलायबल एसेट्स। अब ये एसेट्स कौन से हैं? ठीक है, ये एसेट्स कौन से हैं? देखिए, मानिए अब शिखा लिमिटेड जो कंपनी थी, उस कंपनी की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ थी, कहीं भी मुंबई में, चेन्नई में, कहीं भी अलग अलग जगह पे प्रॉपर्टी थी। तो मुंबई वाली कंपनी में क्या था, मुंबई वाली कंपनी में के ऊपर के मुंबई वाली प्रॉपर्टी के ऊपर केस चला हुआ था कोई। ठीक है, मुंबई वाली प्रॉपर्टी के ऊपर क्या चला हुआ था, केस चला हुआ था। अब जब शिखा लिमिटेड कंपनी वाइंड अप हो रही है, ये लिक्विडेशन में आ गई है। व्हाट इज लिक्विडेशन? जब एसेट्स बेचने का टाइम आ गया कि अब तो कवर करना है, डेट कवर करना है, एसेट्स भी बेचो, जब वो वाली टाइम आ गया है, तो इन प्रॉपर्टीज का क्या, ये प्रॉपर्टीज पहले नहीं बिकती थी, बिकॉज इन पे वैसे ही केस चला हुआ है। ये तो ऑब्जेक्शन में रहती है, तो लोग ऑब्जेक्ट करते थे कि इनको क्यों बेच रहे हो, पहले इनका जो केस है वो तो सॉल्व करने दीजिए। लेकिन अब हमारे क्या इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI ने क्या कर दिया है, IBBI ने लिक्विडेटर्स को बोल दिया गया है कि भाई अब ये वाले भी जो एसेट्स हैं तो ये एसेट्स ही हैं, कंपनी की प्रॉपर्टी तो थी ही नहीं, थी ही, तो ये तो एसेट तो था ही था। और कौन से एसेट्स हैं ये? नॉट रेडिली रिलायबल। देखिए, नाम से ही पता लग जाता है चीजों का कि क्या कह रहा है। नॉट रेडिली, रेडी तो ये है ही नहीं क्योंकि इनमें केस लगा हुआ है और इन पर रिलाय भी नहीं कर सकते। तो नॉट रेडिली रिलायबल एसेट्स को भी अब बेचो, इनको भी बेच दो, और इनसे भी जो पैसा आ रहा है वो अपनी इस प्रोसेस में लगाइए, लिक्विडेशन प्रोसेस में लगाइए। ये हमारी अमेंडमेंट के तहत आया था। आई होप इतनी चीजें आपको पता लग गई होंगी। आईबीसी की बहुत ज्यादा चीजें मैंने आपको बता दी हैं। एक हमने कोर्स सा कर लिया है, बेसिक हमने आईबीसी का कर लिया है। अब देखिए, जब हम बेसिक कर लेते हैं ना, तो एक्ट पहले, अब जब भी बच्चे, हम लॉ स्टूडेंट्स हैं, आईबीसी के एक्ट को पढ़ने से पहले बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि ये कैसे कर पाएंगे, टेक्निकल एक्ट्स होते हैं। लेकिन जब अब देखिए ये प्रोसेस ही पढ़ लिया, एक बेसिक ही पढ़ लिया, अब तो पता लग गया कि अंदर क्या पढ़ना है, उसके बाद एक्ट बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेमवर्क था। तो प्लीज़ पहले आप ये बताइए कि आप लोगों को ये समझ में आया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया एक इस एक्ट के बारे में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर क्या है, क्या प्रोसेस है, जो अमेंडमेंट आई है उसके बारे में भी बात कर ली। प्लीज लेट मी नो आपको इतना समझ में आ गया। उसके बाद ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं, मतलब लेक्चर MCQ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर तो आप आंसर्स कीजिए, मुझे धड़ाधड़ आंसर्स कीजिए। पहले चलिए बताइए मुझे, आपको ये समझ में आ गया कि नहीं आया? प्लीज लेट मी नो गाइज, आया है या नहीं आया है समझ में? और अपने फ्रेंड्स के साथ लेक्चर, ये जो लेक्चर्स हैं ये शेयर प्लीज़ कीजिए, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। ये भाई बहुत ज़्यादा काम के लेक्चर्स हैं। ऐसा आपको किसने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में बताया होगा? ठीक है, अभी MCQs भी आप इसी लेक्चर में कवर करने वाले हो। PDF भी आपको मिल जाएगी जब आप फर्स्ट लिंक पे रजिस्टर करेंगे। और क्या चाहिए आपको? ठीक है, तो चलिए, वैभव कह रहे हैं यस मैम। ठीक है वैभव, समझ में आ गया IBC के बारे में? चलिए स्टार्ट करें, फिर MCQ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट MCQ हमारा क्या कहता है? What was the insolvency and bankruptcy code 2016? Sorry, when was the insolvency and bankruptcy code 2016 notified in Gazette of India? इंडिया के गैजेट में कब हमारा जो एक्ट है वो नोटिफाइड हुआ है? चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर कीजिए। इज इट ABCD? व्हाट इज A? 28/5/2016, 28/6/2016, 28/7/2016 और 28/12/2016?
बड़ा ही ज़्यादा ऐसे वाले जो ऑप्शंस होते हैं ना, दीज ऑप्शंस आर वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि डेट सेम है 28 28 28 28। अब आपको अगर मंथ इसका पता होगा ना, और देखिए ईयर भी सेम है, अगर आपको मंथ पता होगा तभी ये क्वेश्चन जो है वो आपका इजी होगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसका आंसर कीजिए जल्दी से मुझे। वैभव कह रहे हैं आई हैव शेयर्ड मैम, थैंक यू सो मच वैभव, ये आपके फ्रेंड्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, और आप तो देखते हैं आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो हेल्पफुल है ही है। चलिए चलिए इसका आंसर कीजिए मुझे, इसका आंसर क्या होगा, कब नोटिफाई हुआ है हमारे ऑफिशियल गैजेट में? चलिए जल्दी से बताइए मुझे इसका आंसर, ABCD क्या रहेगा? चलिए आई एम वेटिंग, बताइए बताइए जल्दी से बताइए क्या आंसर है। नहीं, कोई आंसर ही नहीं कर रहा, आपने नहीं बताना है क्या मुझे आंसर क्या होगा? चलिए बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन, एंड व्हाट इज दैट? 28/5/2016, ऑप्शन सी मैम, एज पर माय नॉलेज। वैभव ऑप्शन सी इसका आंसर नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा ए, दैट इज 28/5/2016 हमारा इसका आंसर बन जाएगा। तो कब नोटिफाइड हुआ था? 28/5/2016, महीना कौन सा था? 5th महीना, ठीक है ठीक है जी। तो क्या आंसर आ गया? 28 मई 2016। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द मोटिव ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड? क्या मोटिव रहा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को इनैक्ट करने के लिए? व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड इट? चलिए ऑप्शंस क्या कह रही हैं? ऑप्शन कह रही हैं टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द, ये मैं ऑप्शंस बता दूं ऑप्शंस कहां से आएंगे, ये ना जैसे ही ऑप्शंस आती हैं तो अब कंसोलिडेट आ गया ना और अमेंडमेंट आ गई, तो इससे आपको पता लगना चाहिए कि दिस इज फ्रॉम लॉन्ग टाइटल। लॉन्ग टाइटल मैंने आपको पहले भी बताया है क्या होता है। शॉर्ट टाइटल हमारा जो फर्स्ट, जैसे द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एक्ट 2016, ये शॉर्ट टाइटल है, उसके नीचे जो फर्स्ट ही पेज में वो उसके नीचे ये बातें लिखी होती हैं, दैट इज अ लॉन्ग टाइटल। तो अब मुझे इसका आंसर कीजिए कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? To consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals, to maximize the value of assets of interested persons, to increase availability of credit, और डी ऑप्शन है all of the above। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज, किसके लॉज को कंसोलिडेट करना है, अमेंड करना है? क्या कहा गया है कि रीऑर्गेनाइजेशन एंड इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्संस की जब रीऑर्गेनाइजेशन करनी है भाई, जो इनसॉल्वेंसी प्रोसेस है उसको रीऑर्गेनाइज करना है अच्छे से, तो ये ऑप्शन है ए है, या फिर मैक्सिमम करनी है वैल्यू ऑफ किसकी? एसेट्स की ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन, या फिर क्रेडिट को क्या करना है? क्रेडिट की जो अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज करना है। वैभव का आंसर आ गया है, वैभव कह रहे हैं डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है चलिए, तो इसका आंसर क्या बनता है? वैभव आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका आंसर बन जाता है डी। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया कि ये तीनों ही बातें जो हैं वो हमारे एक्ट की मोटिव हैं, ये हमारे लॉन्ग टाइटल में आ जाती हैं। ठीक है जी, तो चलें देखिए लॉन्ग टाइटल इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक्ट पढ़ते हैं, तो लॉन्ग टाइटल आप पक्का पढ़ा कीजिए एंड प्रियम्बल भी पढ़ा कीजिए। ठीक है, ये बहुत जो है हमारा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कोड शैल बी अप्लाइड टू। अब ये कोड कहां कहां पर अप्लाई हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन क्या कहती है? कंपनी जो किस एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई है? कंपनीज एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप किसके अंडर? एलएलपी एक्ट भी, हम एलएलपी भी कह देते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई है पार्टनरशिप फर्म, या फिर पर्सनल गारंटर्स। डी ऑप्शन कह रहा है कि चारों में ये लगेगा। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा।
हमारा ये कोड कौन सा कोड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है, ये कंपनी पे अप्लाई होता है क्या, एलएलपीज पे अप्लाई होता है क्या, या फिर पर्सनल गारंटर्स पे अप्लाई होता है क्या। चलिए मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर। ए बी सी डी, कोई आंसर नहीं। आईबीसी एक्ट आई थिंक टफ है, तो आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो इसको, या फिर आपने पढ़ा नहीं है अभी तक, ठीक है। और आई होप आपको पता होगा कि आईबीसी एक्ट में से क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आंसर्स नहीं आ रहे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तीनों पे लगता है, कंपनी पे तो ऑब्वियसली कंपनी की बात कर रहे थे, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, कंपनी पे भी लगता है, एलएलपी पे भी लगता है और पर्सनल गारंटर्स पे भी लगता है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज कॉर्पोरेट डेटर एज पर द कोड। अब कॉर्पोरेट डेटर के बारे में बताया गया है, तो एज पर द कोड कॉर्पोरेट डेटर जो है वो कौन है। कंपनी हु ओज अ डेट टू एनी पर्सन, कॉर्पोरेट पर्सन हु ओज अ डेट टू एनी पर्सन, कंपनी हु बोरोज फ्रॉम एनी कंपनी, और कॉर्पोरेट पर्सन हु ओज अ डेट टू एनी कंपनी। चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, कि एक कंपनी जो किसी पर्सन से डेट ओ करती है, या फिर एक कॉर्पोरेट पर्सन जो ओ करता है डेट किससे, किसी पर्सन से, या फिर कंपनी जो बोरो कर रही है किसी और कंपनी से, या फिर कंपनी एक डेट ओ करती है किसी कंपनी से। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलिए मुझे बताइए इसका क्या आंसर बनेगा। अभी नेक्स्ट आप अभी बी और डी ऑप्शन में जो कॉर्पोरेट पर्सन आया है उसकी हम बात करेंगे कि कॉर्पोरेट पर्सन होता क्या है। नेक्स्ट ही एमसीक्यू में आपको पता लग जाएगा कि कॉर्पोरेट पर्सन में कौन इंक्लूड होते हैं। तो आप पहले इसका आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। हु इज द कॉर्पोरेट डेटर, डेटर कौन है, कॉर्पोरेट डेटर कौन है, ठीक है। चलिए मुझे बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। कॉर्पोरेट पर्सन, नहीं कोई आंसर नहीं, आज आंसर्स नहीं आ रहे हैं भाई, आज आंसर्स नहीं आ रहे। आज आईबीसी एक्ट मतलब टफ है। तो वैभव कह रहे हैं मैम बी लग रहा है मुझे, कॉर्पोरेट पर्सन हु ओज अ डेट टू एनी पर्सन। चलिए वैभव अगर आपको बी लग रहा है तो मुझे भी बी लग रहा है, बी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। कॉर्पोरेट पर्सन जो डेट किससे ओ करते हैं, किससे, टू एनी पर्सन, किसी दूसरे पर्सन से कॉर्पोरेट पर्सन जो डेट ओ करते हैं वो ही कौन होते हैं, कॉर्पोरेट डेटर होते हैं एज पर द कोड। तो वैभव आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु आर कंसीडर्ड, अब मैंने आपको कहा था ना कि कॉर्पोरेट पर्सन हम नेक्स्ट ही एमसीक्यू में पढ़ लेंगे और वही आ गया। देखिए कॉर्पोरेट पर्सन अंडर द प्रोविजन ऑफ द कोड कौन होते हैं, कंपनीज एंड एलएलपीज, कंपनीज एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर और कंपनीज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड ट्रस्ट्स। ये जो ऑप्शंस है इनको अच्छे से पढ़िएगा प्लीज, इसमें भी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो ऑप्शंस को पहले अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होता है, कॉर्पोरेट पर्सन में कौन आता है, ये क्वेश्चन ये बात करता है। चलिए मुझे जल्दी से बताइए कि कंपनी आती है या एलएलपी, दोनों कंपनी और एलएलपी दोनों आती हैं, कंपनी और अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म आती है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर जो होते हैं वो आते हैं, या फिर कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड ट्रस्ट्स आते हैं। चलिए जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर होगा इसका। जल्दी से बताइए, इज इट ए बी सी डी, क्या आंसर होगा इसका। आज का सेशन थोड़ा लंबा चला जाएगा बिकॉज हमने स्टार्टिंग में आईबीसी की इंट्रोडक्शन अच्छी पढ़ ली है, ठीक है। तो ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा। चलिए आपने तो बताना नहीं है मुझे लगता है, तो मैं ही बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन क्या कहता है, कंपनीज एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स पे ये जो कॉर्पोरेट पर्संस होते हैं वो होते हैं, कौन होते हैं। वैभव कह रहे हैं मैम डी नहीं होगा वैभव, ट्रस्ट्स नहीं आता, ट्रस्ट्स
नहीं आता कॉर्पोरेट पर्सन में, तो इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, कंपनीज एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। ठीक है, अब सी जो ऑप्शन है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को तो लिखा गया है, तो बताया गया है कि भाई ये जो कॉर्पोरेट पर्संस हैं उनमें क्या नहीं अप्लाई होगा, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर वो नहीं होते कॉर्पोरेट पर्संस। ठीक है वैभव, अब आपने ऑप्शन चेंज कर दिया मैम, ए ऑप्शन। ठीक है, आपका ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्या कह रहा है, who are the persons who may initiate corporate insolvency resolution process, very important question IBC एक्ट का, इसको मार्क कर लीजिए और प्लीज मुझे इसका आंसर कीजिए, कौन इनिशिएट कर सकता है CIRP, दैट इज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, कौन से ऐसे पर्संस हैं जो इनिशिएट कर सकते हैं। सीरियसली दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। इसका देखिए, इसका ऑप्शंस में क्या है, ओनली कॉर्पोरेट डेटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑप्शनल ऑपरेशनल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर, और कॉर्पोरेट डेटर एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर। इन सब में से मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो टर्म्स हैं, अब आपको लग रहा होगा ये टर्म्स क्या है भाई, तो ये टर्म्स क्या है, फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है, पहले तो हमको क्रेडिटर का मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज, हु इज क्रेडिटर। क्रेडिटर वो इंसान जिसको कोई भी मतलब जो ओ करता है, क्या ओ करता है, डेट ओ करता है, किसी और को उसको क्या देना होता है, डेट देना होता है। ठीक है, उसको पैसे आने हैं भाई, उसने लोन दिया है, उसने डेट दिया है लोगों को, तो वो ओ करता है, डेट करता है, दैट इज अ क्रेडिटर। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर जो फाइनेंशियल डेट ओ करता है। ठीक है, वो पर्सन हो गया फाइनेंशियल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर जो ऑपरेशनल डेट ओ करता है, एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर में क्या आ जाता है, ऑपरेशनल डेट में क्या आ जाते हैं, जैसे कोई भी क्लेम जो अगर गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं तो उनके तहत कोई क्लेम बनता है, वो ऑप्शनल क्रेडिटर में आई राइट इट डाउन। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर यहाँ पे रुकिए, ऑपरेशनल क्रेडिटर में क्या आता है, कौन, ऑपरेशनल डेट की बात करते हैं, बिकॉज ऑपरेशनल क्रेडिटर तो मैंने आपको बता दिया, जो ऑपरेशनल डेट ओ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर। ठीक है, अब देखिए ऑपरेशनल डेट क्या रहता है, ऑपरेशनल डेट होते हैं जो क्लेम कहां से आया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी उसमें से आ गया। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट में से क्लेम बनता है उसमें से आ गया। ठीक है, तो ये सब जो चीजें देखिए आपको लगना भी चाहिए, नाम से ही पता लगना चाहिए ऑपरेशनल, ये थोड़ा ऑपरेशन सा लगता है ना, गुड्स और सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, ये चीजों से कुछ भी क्लेम बनता है तो वो ऑपरेशनल डेट होता है, और जो पर्सन उसको ओ करता है वो क्या होता है, वो होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर। एंड कॉर्पोरेट डेटर तो हमने पढ़ ही लिया, कॉर्पोरेट डेटर कौन होता है, जो जिसको पैसा देना होता है एनी अदर पर्सन को। ठीक है, कॉर्पोरेट डेटर कॉर्पोरेट पर्सन जिसको दूसरे पर्सन को पैसा देना होता है वो कॉर्पोरेट डेटर होता है। तो अब बताइए मुझे इनमें से कौन सा ऑप्शन है, इज इट ए बी सी, तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। वैभव कह रहे हैं सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो वैभव चलिए आज आपकी बात, मतलब आप अच्छा बढ़िया कर रहे हैं, आपकी बात मान लेते हैं, तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, इन तीनों लोगों पे लगेगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर पे भी, वो भी इनिशिएट कर सकता है प्रोसेस को, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी, और कॉर्पोरेट डेटर भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्या बात करता है, अकॉर्डिंग टू द कोड, क्या क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कोड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल सर्विस। अभी हमने क्या बात की, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, वो कौन है, कॉर्पोरेट पर्सन नहीं है। अब फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर क्या प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में से इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो नहीं आती। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए कि अंडर राइटिंग द इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट इशू कर रहा है उसकी अंडर राइटिंग वो नहीं आती। एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स फाइनेंशियल सर्विसेज में नहीं आती, मतलब डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। थर्ड ऑप्शन ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट, अगर कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम है उसको ऑपरेट कर रहा है कोई, तो वो फाइनेंशियल सर्विसेज में नहीं आता। और डी ऑप्शन पेमेंट ऑफ वेजेस टू द एम्प्लॉइज को वेजेस पे करना, वो फाइनेंशियल सर्विसेज में नहीं आता। चलिए ए बी सी डी में से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी से मुझे बताइए।
ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आज सिर्फ वैभव जुड़े हैं आई थिंक मेरे साथ, और कोई भी आंसर नहीं कर रहा है। ठीक है, जब आप रिकॉर्डिंग भी देखते हैं ना इसके बाद, तो भी आप आंसर्स कर सकते हैं। वैसे आप कर दीजिए कि मतलब जो लोग भी, जितने भी लोग देखते हैं रिकॉर्डिंग बाद में, आप भी आंसर्स लिख सकते हैं कि इसका ये आंसर होगा, अपने को ही एनालाइज करो। ठीक है, और आप लोगों की, अगर आपको लगता है आप लोग थोड़ा सा शाय फील करते हैं कि नहीं कमेंट करूंगा, या फिर यहाँ पे भी आप रिप्लाई देने से डरते हैं, तो ये शाइनेस हटा दीजिए, बिकॉज ये सब कुछ आपके लिए ही होगा। कोई जब आप बन जाएंगे ना लॉ ऑफिसर, तब आप सोचेंगे कि नहीं मैंने बिल्कुल अच्छे से पार्टिसिपेट किया था चीज़ों में, तो मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, वहाँ पे फिर कोई लोग जो आपको लगता होगा कि लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे अगर मेरा गलत हो गया, ये हो गया, वो लोग वहाँ पर नहीं होंगे, सिर्फ आप होंगे, और आप अपनी जो सक्सेस होंगे, सक्सेस देख रहे होंगे। ठीक है, मतलब डरा मत कीजिए, शाय मत फील करा कीजिए, और कमेंट कर दीजिए करिए कि क्या ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए इसमें से क्या ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। वैभव कह रहे हैं सी ऑप्शन। सी आपने इसका ही कहा था कि पीछे वाले का कहा था सी ऑप्शन, पीछे वाला क्वेश्चन का था फाइनली। हाँ जी, आपने इसका कहा था वैभव। अभी आपका इसका आंसर नहीं आया है। ऑप्शन बी या डी में डाउट है मैम। ठीक है, आपका बी या डी में डाउट है। बी इज एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स और पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉइज। तो देखिए आपका जो डाउट है, अब ये एलिमिनेशन मेथड, अगर डाउट होता है दो जगह पे तो एलिमिनेशन मेथड्स जो होते हैं ये काम आते हैं। अब फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, अब क्या उसमें एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स नहीं होगा क्या? वो करवा ही एक फाइनेंशियल आपको फाइनेंशियल चीज़ें प्रोवाइड करवा रही हैं, तो वो उसमें डिपॉजिट वो एक्सेप्ट कर सकते हैं ना आपसे। अगर आप डिपॉजिट्स दे रहे हैं उनको, वो एक्सेप्ट कर देंगे, तो ये तो होगा ही होगा। लेकिन डी ऑप्शन देखिए, आपका डाउट में जो डी ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉइज, ये कोई फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है। अब मुझे अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ और मुझे पेमेंट मिल रही है, तो वो कोई एक फाइनेंशियल सर्विसेज तो नहीं है ना। ठीक है, मैंने काम किया और मुझे उसका पैसा मिला, तो दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो डी ऑप्शन इसका जो है वो वैभव करेक्ट होगा। और सी जो आप बी कह रहे हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं होगा। बी जो है फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्या कहता है, वेदर आईबीसी इज एप्लीकेबल टू पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। जो भी आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जो पर्सन है, जो रेजिडेंस जो रहते हैं लोग, क्या उन पे आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अप्लाई होता है या नहीं होता? तो व्हाट इज द ऑप्शंस, व्हाट आर द ऑप्शंस? ए ऑप्शन कह रहा है नो आईबीसी नहीं अप्लाई होता, यस बी ऑप्शन में हाँ जी अप्लाई होता है। ठीक है, और सी क्या कह रहा है, आईबीसी इज एप्लीकेबल टू पर्सन आउटसाइड इंडिया विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। बोर्ड किसकी बात हो रही है? इधर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात को हो रही है, तो उससे अगर परमिशन लेनी पड़ेगी तभी अप्लाई होगा। और आईबीसी इज एप्लीकेबल टू पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया एज वेल एज टू फॉरेन पर्सन्स। ठीक है, कि भाई जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं वो भी, और फॉरेन पर्सन्स हैं वो भी, उन पे भी लगेगा। तो जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी में से कौन सा इसका आंसर जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा? चलिए बताइए मुझे, क्या आंसर इसका करेक्ट है? थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सप्लेनेशन मैम। कोई बात नहीं वैभव, थैंक यू की कोई बात नहीं, इट इज़ माई ड्यूटी। ठीक है, चीज़ें एक्सप्लेन करना ये तो मेरी ड्यूटी है। आपको समझ में अगर आता है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फैक्टर होगा कि जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए, वेदर आईबीसी इज एप्लीकेबल टू पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया और नॉट। चलिए, तो आंसर मैं कर दूं, इसका क्या होगा या वेट करूं आपका? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा येस, आईबीसी इज एप्लीकेबल टू अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं उन पर भी हमारा आईबीसी जो है वो अप्लाई होता है। तो इसका क्या आंसर होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
बी इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ये कुछ क्वेश्चंस इजी भी क्वेश्चंस होते हैं जो हमको पढ़ लेने होते हैं, ठीक है, मतलब ये हमको जनरली पता होनी चाहिए चीजें। Who among the following is considered as constitutional document in relation to corporate person under IBC 2016? IBC 2016 के अंदर इनमें से कौन सा ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको क्या माना जाता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है? तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या लिखा है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और ऑल ऑफ द अबव। चारों में से बिल्कुल सही जो चारों के चारों हैं वही ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट है। वैभव अब कह रहे हैं मैम ऑप्शन सी ही था क्या? ऑप्शन बी था ऑप्शन वैभव, ठीक है। चलिए इसका अब आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा कि लीगल डॉक्यूमेंट। अब आपको आई होप आपको पता होगा कंपनीज एक्ट में हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात की है। व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? जिसमें क्या लिखा जाता है, जिसमें ऑब्जेक्ट बताया जाता है कंपनी का और जिसमें एक्टिविटीज बताई गई होती हैं कि इन एक्टिविटीज, इन एक्शन के बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितने भी एक्टिविटीज होती हैं ना उसके बियॉन्ड कंपनी नहीं जा सकती। ये हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। डिफरेंट क्लॉज होते हैं, नेम क्लॉज होता है, नाम डालना होता है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है, लायबिलिटी क्लॉज होता है। ये सब बातें किसमें आती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आती है। एंड व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया होता है कि कंपनी किस तरह से काम करेगी। जैसे डायरेक्टर्स के बारे की अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया होता है, डिविडेंड्स के बारे में बताया होता है। ये सब बातें किसमें होती हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज सब्सिडरी टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बड़ा वैल्यू रखता है, ज्यादा वैल्यू रखता है डॉक्यूमेंट, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन थोड़ी उससे कम रखता है। ये आई होप ये आपको देखिए टॉपिक हो गया, दो टॉपिक आपके हो गए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका हो गया, आपको पता लग गया होगा कंपनीज एक्ट का, ठीक है। तो ऐसे ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको इनको कर लीजिए करिए। और सी ऑप्शन कहते हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के टाइम लगता है। तो वैभव कह रहे हैं डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो जी वैभव बिल्कुल सही आप कह रहे हो, इसका जो आंसर बनता है वो डी आंसर बनता है। तीनों जब कंपनीज एक्ट इस पे अप्लाई होता है, जब एलएलपी एक्ट जो है वो अप्लाई होता है, तो जो उनके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एमओए और एओए चाहिए होता है, और एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो ये तीनों तो एक लीगल डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट अंडर द एक्ट होंगे ही होंगे। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। वैभव आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अच्छा आंसर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शेल बी CIRP कि हम क्या माना जाएगा कि CIRP की जो प्रोसेस है वो इस दिन जो है वो क्या हो गई, कमेंस हो गई। चलिए इसका आंसर कीजिए जल्दी से, क्या इसका आंसर होगा? CIRP की ऐसी जो प्रोसेस होगी, हम क्या मानेंगे कि इस तारीख को, इस डेट को ये कमेंस हो चुकी है। देखिए ऑप्शंस में क्या है? डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जब जिस दिन फाइल करी होगी एप्लीकेशन, हमने 3 पार्टीज पढ़ा कि वो इनिशिएट कर सकती हैं CIRP को। तो उन्होंने अगर एप्लीकेशन फाइल की होगी, उन्होंने अगर एप्लीकेशन फाइल की होगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लिए बिफोर, अभी क्या होगा, अच्छा रुक जाएगी, ये यहीं से, अच्छा ठीक है, सॉरी गाइज थोड़ा इंटरप्शन हो गया था, ठीक है। तो क्या ऑप्शंस क्या है कि जब भाई 3 पार्टीज हमने पढ़ा, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी होगी जिस दिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने, उसी दिन हम सोच लेंगे कि कमेंस हो गई। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? ड्यू डेट फॉर पेमेंट विच हैज नॉट बीन मेट बाय द डेट, कि जिस तारीख को डेट पे होना था उस तारीख को डेट पे नहीं हुआ, उस दिन हम सोचेंगे इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गई। डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जब एडमिट कर ली वो एप्लीकेशन उस दिन से, या फिर डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर दे दिया, कम्युनिकेट कर दिया, उस दिन को हम सोचेंगे कि जो CIRP की प्रोसेस है वो कमेंस हो गई है।
चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी में से क्या इसका आंसर होगा? ए बी सी डी में से कौन सा जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा? हेलो, आई होप आई एम ऑडिबल ऑल्सो। तो देखिए इसका ऑप्शन अभी आपका आंसर तो नहीं आ रहा, बट मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर क्या होगा। जिस डेट को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन को एडमिट कर लेती है, एडमिशन में ले आती है, उस तारीख को हम सोचेंगे, उस डेट को हम सोचेंगे कि हमारी CIRP जो है कमेंस हो गई है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है, जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करती है, एप्लीकेशन को एडमिट कर लेती है। ऑप्शन डी कह रहे हैं वैभव। वैभव डी नहीं होगा, डी में तो ऑर्डर लिखा है ना, डी में तो ऑर्डर कर दिया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कम्युनिकेट कर दिया ऑर्डर, तब से कैसे कमेंस? कमेंस का मतलब स्टार्ट होना, तो स्टार्ट तो तब होगी जब एप्लीकेशन को पहले एडमिट किया जाएगा। ऑर्डर तो बहुत आगे की प्रोसेस है, उसके आगे की बात है उसके बाद, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज का सेशन हमारा थोड़ा ज़्यादा लंबा भी चला गया। हमने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के MCQs हमने आज कवर किए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs थे आज के, और वैसे आज क्लास में मज़ा भी आया है। और हमने IBC में जो एक प्रोसेस होती है इसकी, एक बेसिक आपको बता दिया कि IBC के अंदर पढ़ना क्या है, ठीक है, और किस अकॉर्डिंग पढ़ना है। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई चीज़ों को तोड़ा करो, समझा करो, चीज़ों के जो वर्ड्स होते हैं ना उसी में ही। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कंपनीज एक्ट में देखें तो हमारे शेयर्स की बात की गई है वहाँ पे कि 2 टाइप के शेयर्स होंगे, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी को देखते हुए अगर इन टेक्निकल वर्ड्स को आप देखोगे और आपको लगेगा कि ये क्या बातें हो गई, लेकिन जब आप उसके मीनिंग समझोगे, प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस दी जाती है। अगर डिविडेंड भी देना है शेयर्स जो शेयर होल्डर्स को, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को दी जाएगी। कंपनी वाइंड अप होती है तो किसको प्रेफर किया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर वालों को। तो ठीक है, तो क्या हो गया, नाम से ही हमको पता लग जाता है। इक्विटी में इक्वालिटी लेके चलते हैं बॉस, कि क्या हो गया, वोटिंग राइट्स आपको दिए जाएंगे, प्रेफरेंस में वोटिंग नहीं मिलते। तो ये नाम से ही चीजें पता लग जाती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन में अगला एक्ट के MCQs करेंगे। इससे आपके सारे के सारे MCQs तो कवर हो जाने हैं, जितने भी एक्ट्स हमारे आने हैं। एग्जाम प्री तो 26 को है, और मेंस भी देखो 30 को हो जाता है, ठीक है, 30 जनवरी को हो ही जाएगा। तो 1 महीने का टाइम बचेगा, और एक्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। और इन सेशंस को तो भाई आप शेयर करो, जितने भी आप जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। दीज सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। मैं बार बार आपको कहती हूँ, PDF फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फर्स्ट लिंक होगा उससे आपको PDF मिल जाएगी। जाइए और रजिस्टर कीजिए अपने आप को, PDFs लीजिए, आपके लिए ही काम हो रहा है ये, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को ख़त्म करते हैं। और मैं फिर से कहती हूँ, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर दीजिए करिए, जो भी आप देखते हो कि हाँ इतना ये जो आंसर्स हैं इसके ये आंसर्स होंगे, क्योंकि व्यूज़ तो आ जाते हैं, जो बच्चे देख तो लेते हैं, लेकिन आंसर भी टाइप करा कीजिए ना कि ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। आपको खुद ही रिपोर्ट पता लग जाएगी। और अगर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जो हम यहाँ पे करवा रहे हैं, क्वेश्चन अगर आता है, और आएगा डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा इनमें से, तो आपको याद होगा कि मैंने हाँ उस टाइम उसमें कॉमेंट भी किया था कि ये आंसर होगा, तो इसका ये आंसर होगा। तो आपको वो याद रहेगा, पूरी ज़िंदगी के लिए याद रहेगा। तो आप ये बातें को समझा कीजिए। और चलिए बातें ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू सो मच।